एवरीवन, आई एम भावना। यू आर वॉचिंग एजुकेशन वायर। तो आज हम बात करेंगे एक बेसिक बट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज। तो क्या होता है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज? अगर आपको दो मैट्रिक्स गिवन है तो आप किस प्रकार से चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज पढ़ने से पहले हम जानेंगे थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में। वैसे तो मैंने मैट्रिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, बट हम शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स या फंक्शंस का। क्या होता है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स या फंक्शंस का, जिसमें नंबर्स को रो एंड कॉलम के रूप में लिखा जाता है, रो एंड कॉलम के रूप में अरेंज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स के बारे में समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको टू मैट्रिक्स गिवन है तो आप कैसे कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या अनइक्वल है? तो इसके लिए मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होती हैं, अर्थात टू मैट्रिक्स इक्वल होंगी यदि वो उन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो कौन सी है वो दो कंडीशन? तो फर्स्ट कंडीशन आती है कि दे हैव द सेम ऑर्डर, यानी उन मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं दोनों के वो इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर इक्वल यानी सेम साइज की मैट्रिक्स होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट आता है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से यह मतलब है कि उनके जो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट जिनकी पोजीशन सेम है दोनों मैट्रिक्स के अंदर, वो इक्वल होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं डेफिनेशन के बारे में एक बार कि टू मैट्रिसेस ए एंड वी आर इक्वल। ए मैट्रिक्स है यहाँ पर ए आई जे इस तरीके से, एंड वी है वी आई जे, यानी ए के एलिमेंट्स को हम ए आई जे से लिखेंगे और बी के एलिमेंट्स को वी आई जे से लिखेंगे। तो दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, तो उनको इक्वल कब कहेंगे हम? तो ये मैट्रिक्स इक्वल होंगी इफ दे हैव सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब है कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, जैसे कि ए आई जे इक्वल टू वी आई जे। यहाँ करस्पॉन्डिंग से मतलब है कि A11 आई और जे की सेम वैल्यू होनी चाहिए दोनों के लिए, तो वो एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। A11 एक मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट तो दूसरी मैट्रिक्स का B11 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स का A12 एलिमेंट दूसरी भी मैट्रिक्स का B12 वाला, यानी सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो ये है आपकी शर्त इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनको लिखेंगे कैसे? ए इक्वल टू बी। कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू बी। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ए और बी जो दो मैट्रिक्स हैं इनके ऑर्डर भी सेम है एंड इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो आया होगा समझ। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की। जैसे कि एक मैट्रिक्स दी हुई है ए इक्वल टू 1 2 3 4, 2x2 की मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो यहाँ देखो कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन की इनके ऑर्डर की बात हो रही है, तो ये भी 2x2 की है और इसका ऑर्डर भी 2x2 ही है, तो ये दोनों के ऑर्डर सेम है। अब यहाँ बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। तो इसका A11 ये A12 होगा, A21 और A22, और ये होगा B11 B22 B12 और ये होगा B21 और B22। तो देखो A11 और B11 दोनों सेम है। A12 यहाँ पे 2 है और B12 भी 2 है, तो ये भी सेम है। A12 इक्वल टू B12। इसके अलावा बात करते हैं A21 और B21
A21 इक्वल है B21 के और A22 इक्वल है B22 के। तो इसके मतलब एवरेज जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है B के एलिमेंट से। तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि 1 1 1 2 कैसे आया। तो ये आता है कि इसकी रो कौन सी है, फर्स्ट रो है, एंड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो ये हो जाएगा A11, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। इसके लिए रो क्या है 1 एंड कॉलम क्या है 2, तो ये हो जाएगा A12। इसी प्रकार इसके लिए रो है 2 और कॉलम है 1, तो ये हो जाएगा A21 और ये वाला A22। तो आया होगा समझ कि इस प्रकार से हम मैट्रिक्स की इक्वलिटी चेक कर सकते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी, यानी कि A और B दोनों कैसी हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर बात करते हैं कि इनके ऑर्डर सेम ना हो, मान लो ये इस टाइप की मैट्रिक्स हो, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रो है और कॉलम कितने हैं 1, 2 क्रॉस 1। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो ये दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए ये कैसी होंगी, अनइक्वल, यानी ये इक्वल मैट्रिक्स तो नहीं है। अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, उन दोनों में से एक भी कंडीशन फेल होती है, तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाएंगी। मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन उनके ऑर्डर सेम हो और सेकंड कंडीशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। इसी प्रकार अगर इसमें हम बोलते हैं 3 और 4, तो बताओ ये मैट्रिक्स इक्वल होगी, ऑर्डर तो सेम है बट ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए ये कैसी अनइक्वल हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो ये है एक क्वेश्चन जो कि आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये कहता है कि इफ टू मैट्रिक्स गिवन है, तो ये मैट्रिक्स इसने इक्वल दी हैं, कैसी हैं ये दोनों मैट्रिक्स, इक्वल हैं। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ A B C X Y एंड Z की वैल्यू, X Y Z और A B C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें वही कंसेप्ट लगाना है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वाला। Y इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से हम इन दोनों एलिमेंट की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनकी कंपेयर करेंगे, तो उसकी सहायता से हम इक्वेशन मिलेंगी जिससे हम X Y और Z की वैल्यू और A B C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे, y इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इसको मिटाती हूँ, लिखते हैं इक्वेटिंग द corresponding elements of two matrices। इन मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, तो x प्लस 3 यहाँ से 0 के बराबर होगा। फाइंड द वैल्यू y इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, मैं इसी को मिटा रही हूँ, इसे नीचे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, x प्लस 3 तो देखते हैं x प्लस 3 इक्वल होगा 0 के, यहाँ से z प्लस 4 इक्वल होगा 6 के, और यहाँ से 2y माइनस 7 इक्वल होगा 3y माइनस 2 के, क्योंकि यही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसका, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके ये, तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। ये हो जाएगा 2y माइनस 7 इक्वल होगा 3y माइनस 2 के। ये तो हमें करना ही नहीं है क्योंकि तो माइनस 6 है, a माइनस 1 को, तो यहाँ से पहले देख लेते हैं x y z की, तो यहाँ से ही मिल जाएगी वैल्यू, क्या आएगी
2y-7 इक्वल टू 3y-2। तो यहाँ से आ जाएगी x कितना आएगा, ये 3 इधर जाएगा तो x -3 आ गया, और यहाँ से z आ जाएगा 6 -4, नीचे z आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा 3y को इधर लाते हैं 2y माइनस के 3y, और -7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 2। तो ये होगा 3y में से 2y माइनस के तो -5 बचेगा, माइनस का y, और इधर 5, तो y आ जाएगा आपका -5। तो x आ गया -3, y आ गया -5, और z आ गया 2। अब इसी तरीके से हम ए बी सी भी फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, जो ये A22 है, A22 वाला एलिमेंट है, इसे B22 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा A-1 इक्वल होगा -3 के, और ये B-3 जो है इक्वल होगा 2B + 4 के, 2B + 4 के, और ये वाला जो है 2C + 2 यानी A2, इसे बोलेंगे B23 होगा A23 के इक्वल, यानी ये हो जाएगा 2C + 2 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा A आ जाएगा आपका -3, और ये प्लस का 1, यानी A हो गया -2, और यहाँ से B को उधर भेज दो, -3, 2B को इधर ले आओ, B -2B, और ये -3 उधर जाएगा तो 4 + 3, तो ये -B बचेगा, -B = 7, तो ये हो जाएगा B = -7, तो माइनस उधर चला जाएगा, B = -7, और ये होगा 2C + 2 इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो C = -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार A बराबर -2, B = -7, और C = -1 आया। तो आया होगा समझ ये क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस को इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके हम इजीली A B C या फिर जो भी पूछ रहा है x y z किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो उसे भी देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में भी दो मैट्रिक्स गिवन है, और ये इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है, और A B C एंड D की वैल्यू पूछी है। तो इसे भी उसी कंसेप्ट से हम निकालेंगे जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 किया था। तो देखते हैं y इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, क्रिएटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो क्या आएगा 2a + b, यहाँ से 4 के इक्वल हो जाएगा, a11 b11 के इक्वल होगा, a12 b12 के, और a21 b21 के, और a22 b22 के। तो देखते हैं 2a + b = 4, यहाँ से होगा a - 2b = -3, और ये 5c - b इक्वल होगा 11 के, और 4c + 3d इक्वल होगा 24 के। तो यहाँ पे इक्वेशन बन रहे हैं ये इस प्रकार, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A और B के मान निकालेंगे, और 3, 4 को सॉल्व करके
सी और डी की मान निकालेंगे। तो देखते हैं, तो सॉल्व 1 एंड 2 को क्या कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और जो ऐड कर दो दोनों को, क्या हुआ, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4a + 2b = 4 और यहाँ पर होगा ये a - 2b = -3। ऐड करेंगे इसको, कैंसिल, तो ये 4a और ये 5a = 4 में से 3 गया 1, तो a आ जाएगा यहाँ से 1/5। ये कितना आएगा 1/5। 4a + 2b = 4 था और एक इक्वेशन था a - 2b = -3। तो अब क्या किया मैंने, इसको इक्वल किया, इसको 2 का मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा और 8 में से 3 गए तो ये 5 आएगा। पूरे में होगा ना 2 का गुणा, 2 का 2 से 4a + 2b = 8, तो ये 8 में से 3 माइनस होंगे 5, यहाँ पे ये 5 = 5, यहाँ a = 1 हो जाएगा, a = 1। अब हम निकालेंगे b की, a की वैल्यू 1 या 2 में किसी में रख दो, पास से क्या निकल आएगा b। तो a की वैल्यू मैं फर्स्ट में रखती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन 1। a की वैल्यू जब 1 में रखी, 2 × 1 + b = 4, तो यहाँ से आ जाएगा b = 2 को उधर ले जाएंगे तो 4 - 2, ये हो जाएगा b = 2। तो a आया 1 और b आया आपका 2। इसी तरीके से 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे 3 एंड 4 को, तो सॉल्विंग 3 एंड 4 आएगा 5c - d = 11 और ये हो जाएगा 4c + 3d = 24। तो ये 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 15 और ये 3d और ये 33। आप ऐड करोगे तो ये तो प्लस माइनस के हैं, कैंसिल हो जाएगा और ये 15 और 4 कितने होंगे, 5 और 4 9 और ये हो जाएगा 19 और ये हुआ 4 और 3 7 और 3 और 2 5, तो ये 57, ये सी आ जाएगा। तो सी = हो जाएगा 7/19, तो 19 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो सी की वैल्यू आ गई 3। अब सी की वैल्यू को इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी पुट करके हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3। यहाँ से 5 × सी कितना है 3 - d 11, तो ये हो जाएगा 15 - d, तो d आ जाएगा, d को उधर भेज दें 11 को इधर, तो 15 - 11 यानी 4। तो d c आया 3 और d कितना आया 4। इस प्रकार से हम a, b और c एंड d की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आया होगा समझ। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द मैट्रिक्स A = इस प्रकार से एक मैट्रिक्स गिवन है और पूछा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताएं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, एंड टोटल नंबर या द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि इसमें मतलब कितने संख्या में एलिमेंट्स हैं, कि इसके कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स बताने हैं। एलिमेंट्स तो इसके ये अंदर लिखे हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है, और उसके अलावा बताना है हमें राइट द एलिमेंट्स, और जौन से ये एलिमेंट्स पूछ रहा है A13, A21, A33, A24, A23 ये बताने हैं। देखो मैं यही समझा देती हूँ कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कितनी है 1 2 और 3 लाइन है, यानी रो कितनी है इसकी 3, एंड कॉलम देखो वर्टिकली तो 4 कितने हैं
कॉलम। तो रो कितनी है 3 एंड कॉलम कितने हैं 4। अगर आपके पास में रो अगर m है एंड कॉलम n है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा m क्रॉस n। तो इसी प्रकार इस मैट्रिक्स के पास में 3 रो है एंड कॉलम है, मैं लिख दूँ रो इक्वल टू 3 एंड कॉलम जो है वो है 4। तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 3 क्रॉस 4, 3/4 भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 4 ऑर्डर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 है, इसका मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो इसके एलिमेंट्स की टोटल संख्या को बताता है। देखो ये 3 है और ये 4, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितने भी एलिमेंट है वो निकल के आ जाएंगे। तो 3 क्रॉस 4 करेंगे तो कितना आएगा 12। आप गिन के भी देख सकते हो, वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। तो 12 आएंगे। तो अगर आपसे कोई एलिमेंट पूछे किसी मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो जो उसका ऑर्डर है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, गुणा कर दो, तो उसी से आ जाएगा। अब बात करते हैं राइट द एलिमेंट A13 बताना है। तो A13 देखो, यानी रो कौन सी है 1 एंड कॉलम है 3। तो रो में है तो 1 में चलेंगे और कॉलम 3, ये रहा A13, A11, A12, A13, A11, A12, A13, ये होगा A14, ये हो जाएगा A21, A22, A23, A24, ये होगा A31 क्योंकि 3 वाली रो में आ गए, कॉलम 1 है 3 रो और कॉलम 2 3 रो कॉलम 3 और A34 3 रो कॉलम 4, इस तरीके से। तो देखो 1 3 दिख नहीं रहा, ये हो जाएगा 19 और ये होगा A21, A21 कितना है 35, A33 देखो A33 -5, A33 हो जाएगा -5 एंड A24 भी पूछा है, 24 हो जाएगा 12, ये 12 और A23 5/2, 5/2। तो इस तरीके से कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन इतने ही इजी होते हैं। मैट्रिक्स जो टॉपिक है बहुत ही इजी वाला टॉपिक है, इसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स के पास में 24 एलिमेंट्स हैं तब इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, तब मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसी प्रकार अगर किसी मैट्रिक्स के पास में 13 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। तो देखते हैं, मैंने बताया था कि एलिमेंट्स कैसे निकल के आते हैं, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन होता है उसका मल्टीप्लाई करने पर। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया होता है रो और कॉलम, रो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आएंगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे 24 एलिमेंट किस प्रकार से बन सकते हैं, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है 24 बनाने की मल्टीप्लाई कर करके। तो देखते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखना 2 नंबर्स का ही मल्टीप्लाई होगा, इस तरह नहीं कि 3 नंबर्स का पेयर ले लो, 3 का नहीं 2 का ही लेना है। तो देखते हैं, एक तो 1 क्रॉस 24 हो जाएगा, 1 क्रॉस 24, और दूसरा इसी का ही अपोजिट डालेंगे 24 क्रॉस 1। इसमें है 1 रो एंड 24 कॉलम और इसके अंदर है 24 रो एंड 1 कॉलम। सेकंड आता है 2 क्रॉस 12, 12 पूजा 24 ही होगा, तो इस प्रकार से, और ये 12 क्रॉस 2 भी ले सकते हैं। अब आएगा 3 क्रॉस 8, ये हो जाएगा 8 क्रॉस 3। अब 4 क्रॉस 6, 4 क्रॉस 6, तो ये होगा 4 क्रॉस 6, तो इसमें 6 क्रॉस
4। तो इस प्रकार से यही पॉसिबिलिटी है। अब कोई बच्चा बोलता है कि 3 क्रॉस, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 क्रॉस 4, 3 4 जा 12 2 जा 24। नहीं, ये कैसे हैं 3 पेयर में है, जबकि हमें कैसे लिख रहे हैं 2 पेयर में चेक करने हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रो, ये है वो नंबर ऑफ रो दिखाएंगे और कॉलम दिखाएंगे, आगे वाले रो और पीछे वाले कॉलम। तो इस प्रकार से 24 लाने की कितनी पॉसिबिलिटी बनी है 8। तो इस प्रकार इफ ए मैट्रिक्स है 24 व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो ये इसके जो 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर है। कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा 1 क्रॉस 24, दूसरा 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6। अब तो इनके ही अपोजिट ले लेंगे 24 क्रॉस 1, 12 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 4, इस तरीके से। तो आया होगा समझ। इनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है, तो 24 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स के ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अब इसी में उसने दूसरा क्वेश्चन जोड़ दिया है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स के पास में 13 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो भाई 13 के लिए पॉसिबिलिटी केवल और केवल 2 है। 13 कब मिलेगा हमें, 1 क्रॉस 13 या फिर 13 क्रॉस 1, यही पॉसिबिलिटी है भाई। 13 किसी के टेबल में नहीं आता, तो क्या होगा 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13, ये है। तो ये दो टाइप की मतलब दो ऑर्डर होंगे इसके, 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13। तो इस प्रकार से एक रिजल्ट भी देख सकते हैं हम कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास में प्राइम नंबर में एलिमेंट हैं, प्राइम नंबर में एलिमेंट्स हैं, तो उस मैट्रिक्स मतलब तो उस मैट्रिक्स के दो ही ऑर्डर पॉसिबल है, क्योंकि इस प्रकार से एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स। कब, जब उसके एलिमेंट्स की संख्या कैसी हो, प्राइम नंबर हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है उसने, सेम यही क्वेश्चन है, उसमें उसने 24 की जगह 18 कर दिया है एंड व्हाट आर द पॉसिबल, इसकी जगह 5 कर दिया है। क्वेश्चन सेम यही है, बस आंसर नंबर चेंज कर दिए हैं उसमें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, वही 18। अब हम देखेंगे कि 18 किस प्रकार से बन सकता है, मतलब 2 2 के ऑर्डर में किस मतलब किन किन के मल्टीप्लिकेशन से बन सकता है। तो एक तो हो जाएगा 1 क्रॉस 18 और दूसरा 18 क्रॉस 1, और एक होगा 2 क्रॉस 9 और 9 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 6, ये हो जाएगा 6 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 3। तो ये इसके पास में केवल और केवल कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटी है। कितनी, 6। तो 18 के लिए पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं, 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 18 क्रॉस 1, 9 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 3। तो ये इसके 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अब ये 5 की बात कर रहा है, तो 5 कैसी नंबर है, प्राइम नंबर। अभी मैंने एक रिजल्ट बताया था कि एलिमेंट्स की संख्या अगर प्राइम है तो फिर उस मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी, ऑर्डर की पॉसिबिलिटी 2 ही होगी, एक रो मैट्रिक्स बनेगी या फिर एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। 2 ही पॉसिबिलिटी है, रो और कॉलम मैट्रिक्स। तो ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 5 या 5 क्रॉस 1, यही पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो आया होगा समझ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए एंड उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न केवल एग्ज़ाम पर्पस से, बल्कि आगे चल के जब मैट्रिक्स ऑपरेशंस पढ़ेंगे एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। एंड इसके अलावा आज हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।